सुप्रभात प्यारे छात्रों। आज की हम अपनी इस कक्षा में हिंदी पढ़ने के लिए फिर से एक साथ हैं। अभी तक हमने अपनी भाषा मणि में 8 अध्याय यानी 8 पाठ पूरे पढ़ लिए हैं और मुझे अच्छे से विश्वास है कि आप लोगों को वो समझ में आए होंगे। आप लोगों को कोई परेशानी हो तो आप फिर मुझसे पूछ भी सकते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं भाषा मणि का अपना एक अगला अध्याय, जिसका शीर्षक है अतिथि देवो भव। आप लोगों को पता है अतिथि का अर्थ क्या होता है? अतिथि का अर्थ होता है मेहमान। मेहमान और मेहमान देव हमारी भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति के अनुसार हम अतिथियों को भगवान मानते हैं और उन्हीं के आधार पर हम उनका सत्कार करते हैं। उनकी हर ख्वाहिश को, उनकी हर सुविधा को पूरा करना, हर सुविधा देना हम अपना परम कर्तव्य मानते हैं। यह एक हास्य व्यंग लेख है। ये जो हमारा अध्याय है, कोई कहानी नहीं है, कोई किस्सा नहीं है, एक लेख है। या यूँ कहें कि लेखक ने अपने आप के ऊपर का बात को बेस बनाकर एक छोटा सा लेख लिखा है, जिसमें वो यह बताना चाहते हैं कि पुराने समय में जब साधन बहुत कम हुआ करते थे आने जाने के, उसके अलावा घर बहुत बड़े बड़े होते थे, सभी जॉइंट में रहते थे, संयुक्त परिवारों में रहते थे और हर चीज़ सस्ती हुआ करती थी। तो सभी लोग साधन संपन्न होने के साथ साधन संपन्न होते थे और उसके बाद मेहमान कम आते थे। क्यों? क्योंकि साधन सुविधाएं कम होती थी। अब स्थिति बिल्कुल उसके विपरीत है। हम न्यूक्लियर फैमिलीज़ में बट गए हैं, यानी कि हम लोग संयुक्त परिवारों में नहीं रहते हैं। हमने आपस में एकल परिवार जिसको कहते हैं, हम इस तरीके से रहते हैं। हमें अपने काम धंधे पे जाने के लिए समय नहीं होता है। हम अपने कामों को पूरा करने के लिए, नौकरी पर समय पर पहुंचने के लिए, मेहमानों के लिए समय नहीं है। घर छोटे छोटे से हो गए हैं। तो ऐसे समय में हम चाह कर भी मेहमानों की सुविधाओं का, उनकी इच्छाओं का ध्यान रखना हमारे लिए बहुत मुश्किल काम होता है। फिर भी अगर मेहमान आते हैं तो हम अपनी इस परंपरा को, अतिथि देवो भव, इस परंपरा को हम हमेशा साकार करने में लगे रहते हैं। लेखक ने हास्य व्यंग लिखा है। हास्य व्यंग यानी हास्य का अर्थ आप समझते हो, हंसी मजाक, और व्यंग का अर्थ होता है कि किसी को कोई बात समझाने के लिए टेढ़ी बात करना। आप लोग अच्छे से जानते हैं, जैसे आप कहते ना, उसने मुझे टोंट मारा या उसने मुझे ताना कस दिया, इसको हिंदी में बोलते हैं व्यंग करना। ठीक है। अब एक तो व्यंग हम सीधा करें ताकि उससे लड़ाइयाँ हो जाएं, तो लेखक का मूड वो नहीं है। लेखक हास्य व्यंग करा है, यानी कि हंसी मजाक की एक वे है उसका बोलने का, या हंसी मजाक करता हुआ वो सच्चाई बोल रहा है ताकि किसी को बुरा भी ना लगे और जो बात कहनी है वो कह दें। वैसे व्यवहारिक जीवन में ऐसा होना भी चाहिए कि हमें अगर किसी को कुछ सच्चाई कहनी है और हमें लगता है कि उससे लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, रिश्तों में कहीं कटुता आ सकती है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सोच समझ कर उस सच्चाई को बोलें और इस तरीके से बोले कि सामने वाले को बुरा भी न लगे और वो बात समझ भी जाए कि सामने वाला क्या कह रहा है। तो इसी तरीके से कुछ एक छोटी सी चीज़ है अतिथि देवो भव, कि हमारी परंपराएं क्या थी और आज उन परंपराओं को निभाने में क्या तकलीफ़ें आती है, वो लेखक हमको बताना चाह रहा है अपने इस लेख के माध्यम से। तो आइए आज हम अपना चैप्टर पढ़ लेते हैं। नाम नहीं बताऊंगा। कुछ बड़े बड़े लोगों के बारे में सुना है कि वे कभी खाना अकेले नहीं खाते। कोई न कोई आगंतुक उनके साथ अवश्य बैठता है। बड़ा चाहे मैं उतना न हूं, पर इसका नाज मुझे भी है कि मैंने अकेले कब खाना खाया यह याद नहीं। एक अतिथि विदा लेते नहीं कि दूसरे आ धमकते। मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूँ
कि मेरे ऊपर लोगों की इतनी कृपा है। बचपन से सुनता आया, बुद्धि होने पर पढ़ा भी है, अतिथि देवो भव। लेखक अपनी बात शुरू करते हैं और वो अपनी बात की शुरुआत में ही ये कहते हैं कि बड़े बड़े नामचीन व्यक्ति जो होते हैं उनके बारे में ऐसा सुना है कि वो कभी अकेले खाना नहीं खाते। अब अकेले खाना नहीं खाने के पीछे लेखक का मतलब है कि कोई न कोई मेहमान उनके घर में होते ही हैं, आगंतुक यानी आने वाला। ठीक है, कोई बाहर का व्यक्ति उनके साथ अवश्य बैठता है। उसी के साथ लेखक अपनी आप बीती बताते हुए कह रहे हैं कि मैं उन नामचीन लोगों में नहीं हूँ, भले ही मैं इतना बड़ा नहीं हूँ, लेकिन इस बात का नाज नाज यानी गर्व होना अपने आप पर, तो इस बात का नाज मुझे भी है कि मैंने अकेले खाना कब खाया था ये मुझे भी याद नहीं। अर्थात क्या, मेरे साथ भी कोई न कोई व्यक्ति, कोई न कोई मेहमान हर समय मौजूद रहता है। लेखक का मानना यह है कि मेरे घर की स्थिति ऐसी है कि एक मेहमान जाता है और दूसरा आ धमकता है। आ धमकता यानी मेहमान मतलब लेखक को चाहे अच्छा लगे न लगे, लेकिन अचानक से आ गया है। ठीक है, और लेखक कहते हैं कि मैंने बचपन से ये सुनता आया और जब थोड़ी बहुत बुद्धि आई तो मैंने पढ़ा भी कि अतिथि देवो भव। धमकने के पीछे लेखक की मंशा वही है कि मैं परेशान हूँ, और बाकी जो उसका व्यवहार है मेहमानों के साथ वो कौन सा है, अतिथि देवो भव, यानी अतिथि भगवान है। इन्हीं सब के बताते आगे लेखक कहते हैं, पुराणों में कई कहानियां मिली है जिनमें अतिथि सत्कार की महिमा अपनी पराकाष्ठा पर है। जब अतिथि को देवता ही मान लिया तो फिर उसके लिए अकरणीय क्या रहा। पराकाष्ठा यानी चरम सीमा। ठीक है ना, यानी पुराणों में कई कहानियां मिली। लेखक बताते हैं कि हमारे जो वेद ग्रंथ हैं, पुराण जो हैं, उनमें कई प्रकार की ऐसी कहानियां मिली हुई है जिसमें अतिथि सत्कार की महिमा अपनी पराकाष्ठा पर है। यानी उसमें जो अतिथियों का सत्कार किया गया है वो सीमा से बढ़कर, जो मेज़बान है, अतिथियों का स्वागत करने वाला, यानी घर का जो मालिक है जिसके घर पर जो आए हैं, मेज़बान का अर्थ यानी मेहमानों की आवभगत करने वाला। और मेहमान की आवभगत कौन करेगा, जिसके घर मेहमान गए हैं, यानी जो घर का मालिक है वो मेज़बान। तो उनकी जो बताई गई है कि मेज़बान ने अपनी सीमा से बढ़कर उनका अतिथि सत्कार किया। अतिथि सत्कार यानी अतिथियों का स्वागत करना। ठीक है ना, उनकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखना। जब अतिथि को देवता ही मान लिया तो उसके लिए अकरणीय क्या रहा। लेखक कहते हैं कि अकरणीय, अकरणीय का अर्थ है कि जो न किया जा सके। ठीक है, तो यहाँ लेखक क्या कह रहा है कि जब हमने भगवान मान लिया अतिथि को, तो उसके लिए ऐसा कोई कार्य नहीं कि हम जो नहीं कर सके। हर काम हम कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि अतिथि को हम भगवान मानते हैं। मैंने अतिथि शब्द के समानांतर एक दूसरा शब्द गढ़ा है, असमय। अब लेखक के व्यंग शुरू हो गए हैं। तो लेखक बता रहा है कि मैंने अतिथि शब्द के समानांतर, समानांतर आप लोगों ने पढ़े हैं, समानांतर यानी पर्यायवाची। यानी लेखक अतिथि के लिए एक पर्यायवाची शब्द गढ़ता है और वो है असमय। अतिथि यानी असमय। वैसे अतिथि का अर्थ भी यही होता है, तिथि यानी तारीख। ठीक है, हमारे हिंदी महीनों में जो तारीखें चलती है उसको हम तिथि ही कहते हैं। तो तिथि का अर्थ होता है तारीख, और अगर अ लग गया तो वो न होने का भाव होता है, आपको पता है। तो अतिथि यानी जिसकी कोई तारीख नहीं, तारीख नहीं मतलब जिसका कोई समय नहीं हुआ। तो लेखक ने उस चीज को यहाँ पर एक भावात्मक रूप से जोड़ा है, जहाँ वो कहते हैं कि मैंने अतिथि शब्द के समानांतर यानी अतिथि के लिए पर्यायवाची शब्द गढ़ा, गढ़ा यानी बनाया है, असमय। अतिथि का अर्थ है जिसकी तिथि न हो, अर्थात आने का दिन निश्चित न हो, मतलब जो बिना पूर्व सूचना के अकस्मात ही टपक पड़े। ठीक उसी तरह असमय का अर्थ कीजिए कि जिसका समय न हो, जब चाहे आ जाए और आने में ही नहीं जाने में भी असमय हो। तात्पर्य है कि कब तक रहेगा, कब जाएगा, कोई ठिकाना नहीं। मैं अतिथियों से नहीं घबराता, पर असमय से जरूर कांपता हूँ। कारण मैं कामकाजी आदमी हूँ। इस युग में कौन कामकाजी नहीं है। जिसको देखिए वही व्यस्त,
व्यस्तता के मारे सब परेशान। आजकल बड़प्पन दिखाने के जो कई साधन हैं, उनमें यह कहना भी कि क्या बताऊं साहब, खाना खाने तक की फुर्सत नहीं मिलती, न मान लीजिए तो वह कभी हाथ न लगे। ऐसी स्थिति में जब कोई आता है तो स्वभावतः हृदय शंकाकुल हो उठता है। लेखक आगे पूरे पैराग्राफ में, पूरे गद्यांश में व्यंग ही कर रहे हैं, और व्यंग बड़े ही सहज तरीके से वो एक हास्य के साथ, हास्य मिश्रित यानी एक हंसी मजाक के रूप में कर रहे हैं। लेखक कहते हैं कि अतिथि का अर्थ होता है जिसके आने की कोई तिथि निश्चित न हो, यानी जो अकस्मात, अकस्मात यानी जो अचानक अचानक ही आ जाए। टपक पड़ना यानी अचानक आ जाना। ठीक है, तो लेखक दोनों चीजें यूज कर रहे हैं। टपक पड़ना मुहावरा है, फिर ठीक है अचानक से, अकस्मात यानी अचानक, और टपक पड़ना यानी आ जाना, कि अतिथि भी ऐसा ही होता है कि वो अचानक से कहीं से भी आ टपकता है मेरे घर पर। ठीक है, और उसी तरह असमय का अर्थ भी यही होता है। लेखक हमको बता रहे हैं कि असमय का अर्थ भी यही है कि जिसका आने का कोई समय निश्चित न हो। और लेखक तो यहाँ तक कहते हैं कि आने का ही नहीं, जाने का भी समय निश्चित नहीं हो। वो कब तक रहेगा, कब जाएगा, इसका कोई ठिकाना नहीं। मेहमान आते हैं तो बताते थोड़ी वो कितने दिन के लिए आए, और हमारी सभ्यता भी ये होती है कि हम पूछते ही नहीं है कि वो कितने दिन के लिए आए हैं। तो लेखक पूछ नहीं पाता है, और इस वजह से लेखक कहता है कि मैं अतिथियों से नहीं लेकिन उनके असमय से घबराता हूँ। क्योंकि लेखक कहता है कि मैं एक कामकाजी आदमी हूँ, मतलब मैं नौकरी पेशा वाला आदमी हूँ, और इस युग में सभी व्यक्ति नौकरी पेशा वाले हैं। ठीक है, उन्हें समय पर अपने काम पर जाना होता है, और इसमें अगर इस तरीके के अतिथि आ जाएं जिनके रहने का, जाने का, आने का कोई समय पाबंद नहीं है, कोई समय ही निश्चित नहीं है, तो निश्चित है कि सामने वाले का काम, बाधा आएगी सामने वाले को अपने काम को पूरा करने में। वह डिस्टर्ब होगा, हर हाल में डिस्टर्ब होगा। तो ऐसी स्थिति को देखते हुए लेखक कहता है कि मैं अतिथियों से नहीं, असमय से घबराता हूँ। और इसमें लेखक कहते हैं कई बार व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपना बड़प्पन यानी अपना दिखावा करने के लिए इस तरीके से बोलते हैं, क्या बताऊं साहब, मेरे पास तो खाना खाने का टाइम भी नहीं है। आप लोगों ने भी अपने आसपास बहुत से लोगों को सुना होगा कि बैठे बैठे यूं टाइम बिगाड़ते रहेंगे, लेकिन उनके मुंह से एक बार ये जरूर निकलेगा कि मेरे पास तो टाइम नहीं है। वैसे जो व्यक्ति इस तरीके से बोलता है ना, उसी के पास ज़्यादा टाइम होता है। तो लेखक कहते हैं जब इस तरीके के लोग हाथ आ जाए, मेरे घर आ जाए, तो फिर शंकाकुल हो जाता हूँ। मतलब शंकाकुल यानी शंका से व्याकुल हो उठता हूँ कि यार इसके पास टाइम तो था ही नहीं, फिर ये मेरे पास आया है, और अब इसके जाने का समय नहीं है। तो लेखक की स्थिति पशुपेश में, वो न तो पूछ पाता है कि तुम कितने दिन के लिए आए हो या तुम कब जाओगे। लेखक का सारा काम डिस्टर्ब होता है, लेखक के सारे काम में बाधाएं आनी शुरू हो जाती हैं। आगे लेखक कहते हैं अतिथि आते हैं तो केवल अन्न खाते हैं। यूं आजकल अन्न भी कुछ कम महंगा नहीं है, पर जान तो इससे अधिक महंगी ही है। कभी कभी जब दोनों का समन्वय हो जाता है तब तो कुछ पूछिए ही नहीं। अतिथि देवो भव का सिद्धांत अब ठीक रहा, कभी ठीक रहा होगा। ठीक है, लेखक कहते हैं कि अतिथि आते हैं तो केवल अन्न खाते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, अतिथि आते हैं तो वो खाना भी खाते हैं, खाने के साथ उनको 10 चीज़ें भी चाहिए होती है। तो हम सब उनको वो क्या करते हैं, सुविधाएं उनको देते हैं, प्रोवाइड कराते हैं, उनको वो सब चीज़ें उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, तो अब लेखक कह रहे हैं कि वैसे आजकल के ज़माने में अनाज कुछ कम महंगा नहीं। आपको पता है कि चारों तरफ महंगाई बढ़ी हुई है, और हम लोग कितना ही इस चीज़ को लोगों के सामने नहीं बताएं, लेकिन हम जानते हैं कि हम सब इस महंगाई से त्रस्त हैं, और ऐसे में जब खर्चा बढ़ता है तो कहीं ना कहीं हम लोग दुखी होते हैं। इसीलिए लेखक कहते हैं कि अनाज कुछ कम महंगा नहीं, पर जान भी इससे अधिक महंगी है। जान यानी हमारी जान, हमारा जो जीवन है वो भी इससे महंगा है। कभी कभी दोनों का समन्वय हो जाता है,
और स्थिति क्या हो जाती, कभी कभी हमारे सिद्धांत, जीवन से मतलब सिद्धांत है, हमारे सिद्धांत, हमारी परंपराएं, और कभी और ये जो भौतिक सामान है, जो सब इनका समन्वय, ये दोनों मिक्स हो जाते हैं, यानी दोनों अपने अपने लेवल पर अच्छे खासे महंगे होते हैं, तब तो कुछ पूछे ही नहीं। और जब दोनों की स्थिति समन्वय हो जाती, दोनों आपस में मिल जाते हैं, दोनों बराबरी पर पड़ते हैं कि हमारे सिद्धांत परंपरा भी हमें बचाने हैं और ये महंगाई को का भी सामना हमको एक साथ करना है, तब तो हालत हमारी देखने लायक होती है कि मतलब आप उस बारे में कुछ पूछो ही मत, उसका वर्णन करना बड़ा कठिन है। अतिथि देवो भव का सिद्धांत कभी ठीक रहा होगा। अब लेखक प्राचीन समय पे आते हैं और वो कहते हैं कि ये अतिथि देवो भव का जो सिद्धांत है पहले कभी ठीक रहा होगा, कोई समय ऐसा रहा होगा कि जब वो ठीक रहा होगा, लेकिन आज के ज़माने में यह उचित नहीं है। पहले अतिथि देव छठे क्षमा से कृपा करते थे, क्योंकि यातायात के साधन इतने समुन्नत और सुलभ न थे। दुनिया बहुत बड़ी थी, खाद्यान्न की कमी न थी, 10 बजे काम पर पहुंचने की बाध्यता नहीं थी, कृत्रिमता और प्रदर्शन जीवन के अनिवार्य अंग नहीं थे। एक कमरे के फ्लैट में पूरा परिवार लाज शंका छोड़कर नहीं रहता था। आसमान की तरह जीवन भी खुला था, पृथ्वी के समान हृदय भी विशाल था। अतः अतिथि देव का आनंद, अतिथि देव का आना आनंद का मूल था। आज तो स्वयं खाने के लाले पड़े हैं, फिर अतिथि देव को क्या भोग लगाएं। जब अपने सोने के लिए जगह पर्याप्त नहीं तो उनके लिए बिस्तर कहाँ बिछाएं। जब अपने प्रियजनों के बीच 10 मिनट बैठने का अवकाश नहीं तो उनके साथ संलाप का 1 घंटा कहाँ से निकालें। मगर यह आपकी लाचारी आप तक रही। यह सब कुछ होते हुए भी अतिथि देव आते हैं, आते रहेंगे, आपको छोड़कर आखिर वे जाएं भी कहाँ। आपसे बढ़कर उनका कोई आत्मीय हो भी तो। यहाँ भी लेखक का बहुत बड़ा एक व्यंग है, और वो भी उसी तरीके से हास्य में, कि छठे क्षमा से का अर्थ होता है कभी कभार, कभी कभी, मुहावरा है ये। पहले हम शब्दार्थ देख लें इसके साथ ही। छठे क्षमा से मुहावरा है, यानी कभी कभी, ठीक है। लाले पड़ना यानी किसी चीज की कमी पड़ जाना, बहुत ज्यादा कमी होना। तो इसी के साथ समुन्नत, समुन्नत का अर्थ होता है विकसित, कृत्रिमता जो कि बनावटी हो, प्राकृतिक रूप से नहीं, बनावटी। प्रदर्शन का अर्थ होता है हम लोग जो दिखावा करते हैं, असल में हम कुछ और हैं और लोगों के सामने हम जो दिखावा करें तो वो है प्रदर्शन। मूल का अर्थ है कारण, यहाँ पर मूल का अर्थ क्या है, कारण। संलाप यानी बातचीत। लाचारी, लाचारी का अर्थ होता है बेबसी। और आत्मीय यानी हमारा अपना, सबसे प्यारा, हमारे जैसा कोई नहीं। तो अब लेखक इस गद्यांश में समझा रहे हैं कि पहले अतिथि लोग क्या करते थे कि छठे क्षमा से आते थे। मैंने आपको शुरू में ही सारांश समझाते हुए बताया था कि पहले साधन इतने समुन्नत नहीं थे, यानी इतने विकसित नहीं थे। एक जगह से आने जाने में हमको बहुत टाइम लगता था, बहुत सारी तकलीफें हमको देखनी पड़ती थी। तो जो मेहमान थे वो कभी कभार ही आते थे, या फिर घर में कोई अच्छा मांगलिक प्रसंग हो या कभी ऐसा शौक का हो तभी ज़्यादातर मेहमान आते थे, या फिर साल साल 2-2 साल निकलने के बाद मेहमान कहीं शक्ल दिखाते थे, वरना वो नहीं आते थे। और उस समय दुनिया बहुत बड़ी थी। आज हमारी दुनिया छोटी हो चुकी है, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग विकसित होते जा रहे हैं, एक दूसरे के करीब आते जा रहे हैं, वैसे दुनिया छोटी हो गई। पहले दुनिया बड़ी थी, ठीक है, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने में टाइम भी लगता था। उस समय खाद्यान्न की कमी नहीं थी, ठीक है, कहीं काम पर पहुंचने की बाध्यता नहीं थी, यानी सभी लोग घर संयुक्त परिवार में रहते थे। तो कोई 2 जने बाहर जा रहे हैं लेकिन परिवार वाले तो सब साथ में हैं, ठीक है। दिखावा नहीं था, बनावटीपन नहीं था, जो जैसा है सबके सामने वैसा ही है, ठीक है। एक कमरे के फ्लैट में पूरा परिवार लाज संकोच छोड़कर नहीं लेता था। आज हम लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे घरों में रहते हैं, ठीक है। पहले बड़े बड़े घरों में रहते थे तो एक मान मर्यादा लोक लाज की
बड़ों की जो मर्यादा सीमा होती थी वो सब होती थी। आज जब घर छोटे हो गए तो कहीं इन मर्यादाओं में भी कमी सी आ गई है। आसमान की तरह जीवन खुला नहीं था, आसमान की तरह जीवन भी खुला था और पृथ्वी की तरह हृदय भी। हृदय हमारा विशाल, यानी किसी के प्रति जो भावनाएं थी वहां पर कुछ ओछापन नहीं था। ठीक है, लेकिन आज बिल्कुल स्थितियां उसके विपरीत हैं। आज चारों तरफ महंगाई हो गई है, खाने पीने के लाले यानी कमी पड़ी हुई है चारों तरफ। ठीक है, अब इस ऐसी स्थिति में अगर अतिथि आ जाए तो उस छोटे से, जब खाने पीने के लाले खुद के पड़ रहे हैं तो अतिथियों की आवभगत हम कैसे करें। घर छोटा सा है, खुद के सोने के भी लाले पड़ते हैं, अब अतिथि के लिए एक्स्ट्रा बिस्तर कैसे बिछाएं, उनके लिए जगह कैसे दें। ठीक है, जब आज दिन रात भागा दौड़ी मची हुई है नौकरी नौकरी के लिए, पैसे कमाने के लिए, कि व्यक्ति, ये मतलब आज की जीवन शैली पर एक व्यंग है कि आज के व्यक्तियों को अपने ही लोगों के बीच में बैठने का टाइम नहीं है। और ये वास्तविकता है, हम अपने आसपास अपने ही घरों में देख सकते हैं कि काम के चक्कर में हमें अपने ही लोगों के पास बैठने का टाइम नहीं है। तो अब आप सोचिए कि मेहमान आ गए तो उनके पास हम कैसे बैठें। ठीक है, उनके साथ हम बातचीत का टाइम कहाँ से लाएं। फिर अब उनके साथ बैठना हमारी बेबसी हो जाती है, हमारी लाचारी हो जाती है। और उसके बाद लेखक कहते हैं कि इतना सब कुछ होने के बाद भी अतिथि देव तो आते हैं और आते रहेंगे, वो हमको छोड़कर जाएंगे भी कहाँ। ये उनका अतिथियों पर व्यंग है, क्योंकि आज का जिस तरीके से हमारी जीवन शैली में परिवर्तन आया, हमारी मानसिकता में परिवर्तन आया है, उसी तरीके अतिथि जो है उनकी मानसिकता में भी परिवर्तन आ चुका है। वो लोग भी आना उनका ऐसा है कि वो खाली हमसे हमारे होने का, हमारे अपने होने का ढोंग रचकर वो भी उसी बनावट के साथ आते हैं। और आते वो अपने काम से हैं, अपने काम निकलवाने के लिए आते हैं। उनके दिमाग में हमारे लिए इतना कुछ होता नहीं। सब व्यक्ति ऐसे ही होगा, चाहे अतिथि हो चाहे हम लोग हों। ठीक है ना, वो अपने काम के लिए आते हैं और बताते ही हैं कि हम तो मिलने के लिए आए हैं। अभी हाल ही में मेरे यहाँ अतिथि देव पधारे। पधारने से पहले उन्होंने पत्र लिखा कि मुझसे मिले बहुत दिन हो गए, अतः मिलने में बड़ी उत्कंठा है। यूं गौण रूप में एक छोटा मोटा दूसरा काम भी है। अब काम गौण था या मैं, यह आपसे क्या कहने की जरूरत है, पर चाहे जैसे भी हो, उन्होंने मुझे याद किया, इसके लिए मैं उनका अनुग्रहित अवश्य हूँ। अब जो ऊपर लेखक ने लिखा है कि यह सब होते हुए भी अतिथि देव आते हैं और आते रहेंगे, क्योंकि आपसे बढ़कर उनका अपना आत्मीय कौन। ठीक है ना, कि आपसे बढ़कर उनका अपना कोई है ही नहीं। और ये अपनापन के पीछे जो छिपा हुआ है, उनका अपना स्वार्थ है, उनके अपने काम है। क्योंकि व्यक्ति जब एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो वो देखता है कि कहीं बाहर ठहरने का भी पैसा बच जाए, तो कोई मिलने वाला होता है तो उसके यहाँ जरूर रुकता है। यही स्थिति आज की वर्तमान में है। अतिथि भी, मेहमान भी स्वार्थी है, मेज़बान भी स्वार्थी है। ठीक है, मेज़बान की अपनी अड़चने हैं, इस वजह से वो नहीं चाहता कि अतिथि आए उसके घर। और अतिथि की अपनी परेशानियां हैं, इस वजह से वो मेज़बान के घर जाता ही है। तो उसी का एक उदाहरण देते हुए लेखक कहते हैं कि अभी मेरे हाल ही में जो अतिथि आए थे, उन्होंने आने से पहले एक पत्र लिखकर मुझे कहा कि बहुत दिन हो गए मुझसे मिले, इसलिए वो आ रहे हैं। ठीक है, और साथ में उन्होंने ये भी लिखा कि मुझे एक छोटा मोटा दूसरा काम भी है। तो लेखक व्यंग के तौर पर कह रहे हैं कि आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पर छोटा मोटा एक गौण रूप से, यानी ना नॉर्मल सा काम है और मैं उसके लिए इम्पोर्टेंट हूँ, या काम इम्पोर्टेंट है और मैं नॉर्मल एक गौण व्यक्ति हूँ, ये आप लोग पढ़कर समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे याद किया, उसके लिए मैं उनका अनुग्रहित, अनुग्रहित यानी कृतज्ञ, कृतज्ञ यानी उपकारी, किए हुए उपकार को मानने वाला उपकारी। ठीक है, तो लेखक ये बता रहे हैं कि अतिथि भी क्या है, स्वार्थी होते हैं, और मेजबान भी स्वार्थी होते हैं आज के समय में। अपने अतिथियों की वैयक्तिक विशेषताओं का वर्णन करूं तो महाभारत की संख्या 1 से 2 हो ही जाएगी, और वेद व्यास का यह दावा कि महाभारत जैसा दूसरा ग्रंथ नहीं लिखा जा सकेगा खंडित हो जाएगा। लेखक कहते हैं कि अगर मैं अपने
अतिथियों की विशेषताओं का वर्णन करने जाऊं, वैयक्तिक यानी व्यक्तिगत, उनका पर्सनल, लेखक कहते हैं अगर मेरे घर आने वाले अतिथियों की विशेषताओं का मैं वर्णन करूं तो महाभारत की संख्या 1 से 2 हो जाएगी। यानी कि हमारे जो शास्त्र पुराण माने गए हैं उनमें महाभारत को सबसे बड़ा ग्रंथ माना गया है। तो और जिसने लिखा वेद व्यास जी ने, उन्होंने जब लिखा था तब कहा था इससे बड़ा ग्रंथ अब दुनिया में कोई नहीं लिखा जाएगा। तो लेखक कहते हैं कि अगर मैं व्यक्तिगत विशेषताओं का वर्णन लिखने बैठूं मेरे घर आने वाले अतिथियों की, तो महाभारत की संख्या 2 हो जाएगी। यानी महाभारत से भी बड़ा ग्रंथ तो मेरे अतिथियों की विशेषताओं का लिखा जा सकेगा। और वेद व्यास जी ने जो दावा किया था कि महाभारत जैसा कोई बड़ा ग्रंथ नहीं लिखा जा सकता, तो वो दावा खंडित हो जाएगा, यानी उनका ये चैलेंज टूट जाएगा। महर्षि के वचन की मर्यादा भंग करना नहीं चाहता। इसी के लिए लेखक लिखते हैं कि मैं महर्षि के वचन की मर्यादा को भग्न करना नहीं चाहता, यानी तोड़ना नहीं चाहता। भग्न का अर्थ होता है तोड़ना। मतलब लेखक कहते हैं कि मैंने महर्षि के ऊपर एक तरीके से एहसान किया है कि मैं उनकी मर्यादा को, उनके वचन को तोड़ना नहीं चाहता हूँ। एक मेरे नियमित अतिथि हैं। नियमित इसलिए कि उन्होंने मुझे अपना शाश्वत कृपा पात्र बना रखा है। नियमित का अर्थ आप बहुत अच्छे से समझते हो, नियम से, ठीक है। तो अब लेखक कहते हैं एक मेरे नियमित अतिथि है, यानी नियम से हमेशा वो मेरे घर आते रहते हैं। नियमित इसलिए क्योंकि उन्होंने मुझे अपना शाश्वत कृपा पात्र बना रखा है, हमेशा के लिए स्थायी रूप से मुझे कृपा पात्र बना रखा है। इसके पीछे आप मंशा समझ रहे हो कि वो अतिथि जब भी आएंगे अपने काम को लेकर ठहरने के लिए, कहाँ आएंगे? अतिथि के घर में ही लेखक के घर में ही आएंगे, ठीक है। उनकी कई खूबियां हैं, एक से एक मजेदार, एक से एक पुरलुफ्त। पुरलुफ्त का अर्थ है जिसका आनंद उठाया जा सकता हो। लेखक खाली उन्हीं की व्यक्तिगत खूबियों को बता रहे हैं और उनका कहना यह है कि उनकी कई खूबियां हैं, उनमें से एक मजेदार, मतलब बहुत सारी उनकी खूबियां हैं और सब मजेदार हैं, एक से बढ़कर एक हैं और एक से एक पुरलुफ्त जिनका हम आनंद उठा सकते हैं। खासकर भोजन के मामले में बहुत सावधान हैं। यानी कि वो मेहमान हैं, होना क्या चाहिए कि हम अगर कहीं गए हैं तो जहाँ जैसा जो मिला हम उसको वैसा ही ग्रहण कर लें। लेकिन मेहमान जो आते हैं वो अपनी इच्छाओं को, अपनी ख्वाहिशों को साथ लेकर आते हैं। कहीं कोई कमी हो जाती है तो तुरंत टोक देते हैं, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, मुझे तो यही पसंद है, मैं ऐसा ही खाता हूँ या मैं ऐसी ही खाती हूँ। ये सारी चीज़ें वो बताते हैं। तो उसी में वो अपने नियमित अतिथि जो हैं, जो हमेशा उनके घर आते हैं, उनको बता रहे हैं कि वो भोजन के मामले में बहुत सावधान है। उदाहरणार्थ दाल में कम से कम 100 ग्राम शुद्ध घी चाहिए और मेरे घर में घी का चलन वर्षों से बंद है, ठीक है। अब जो मेहमान लेखक के घर आते हैं उनकी स्थिति क्या है कि वो जब दाल खाने बैठेंगे तो 100 ग्राम घी, शुद्ध देसी घी, शुद्ध घी यानी प्योर देसी घी जो हम खाते हैं, वो उनको दाल में 100 ग्राम के आसपास चाहिए, मतलब चाहिए ही चाहिए। और लेखक के घर में घी का चलन वर्षों से बंद है। लेखक चलन बंद है यानी कोई उसका उपयोग नहीं करता है। कुछ इसलिए नहीं कि मुझे घी पसंद नहीं, बल्कि इसलिए कि मैं जान चुका हूँ कि शुद्ध घी का युग इतिहास का विषय बन गया है। लेखक कहते हैं कि मेरे घर में शुद्ध घी का उपयोग इसलिए बंद नहीं है कि मैं या मेरे घर वाले खाते नहीं हैं, लेकिन मुझे ये पता है कि शुद्ध घी का उपयोग इतिहास की बात हो गई है। यानी कि आज के समय में, आज के इस युग में शुद्ध घी का मिलना बहुत मुश्किल है, ठीक है। मिलावट तो मिल ही रहती है। भगवान ने आंखें दी है देखने के लिए और बुद्धि दी है समझने को। इनके रहते मैं अंधा बनूं या मुझे स्वीकार नहीं। अतः कोई यह कहता है कि वह बाजार से खरीद कर शुद्ध घी खाता है तो मैं पहुंचे हुए संत की तरह मैं केवल चुप रह जाता हूँ या कभी हल्के में मुस्कुरा देता हूँ। अब मैं एक ही प्रमाण पर विश्वास करता हूँ और वह है प्रत्यक्ष। शेष प्रमाण दार्शनिक चर्चा के लिए उपयोगी हैं। लेखक कहते हैं कि मुझे पता है कि आज के ज़माने में शुद्धता बची ही नहीं, शुद्ध घी बचा ही नहीं।
शुद्ध घी के नाम पर ठगा जाता है। इसीलिए कोई महान बनकर जब मुझे ये बताता है कि मैं शुद्ध घी बाजार से खरीद कर खाता हूँ, तो मैं संतों की तरह खाली मुस्कुरा कर रह जाता हूँ, क्योंकि मैं उनसे कोई भी बहस नहीं करना चाहता। मैं इतना जानता हूँ कि प्रमाण के लिए अगर कोई चीज़ प्रत्यक्ष मेरे सामने हो तो मुझे और किसी भी चीज़ पर बहस करने की जरूरत नहीं। शेष प्रमाण दार्शनिक चर्चा के लिए उपयोगी है, यानी जो दर्शन शास्त्र के ज्ञाता हैं, जो कि उचित अनुचित पर तर्क करने के लिए ही बैठे हैं, उनके लिए ये सब चर्चा का विषय है, मेरा नहीं। पत्नी बीमार है, नौकर 1 हफ्ते से छुट्टी लेकर गया है, 3 महीने हो गए। समझ में आई आपको? मतलब 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर गया नौकर और आज 3 हफ्ते हो गए हैं, यानी 3 महीने हो गए हैं, यानी अब नौकर वापस नहीं आएगा, या उसने झूठ बोलकर लंबे समय के लिए छुट्टियां ले ली है। जब तक वह नहीं आता तब तक स्वयं सेवक बनकर रहना है। महीने का अंतिम सप्ताह है। लेखक अपनी मजबूरी बता रहा है कि उसके घर की स्थिति क्या है, कि पत्नी बीमार है और नौकर 1 हफ्ते का कहकर 3 महीने से घर छुट्टी लेकर बैठा हुआ है। ठीक है, जब तक वह नहीं आता, यानी लेखक कहता है जब तक मेरा नौकर नहीं आता तब तक मुझे स्वयं सेवक बनकर रहना है, यानी मुझे खुद को सारे घर के काम करने हैं। ठीक है, और महीने का अंतिम सप्ताह है। नौकरी पेशा वालों के लिए महीने का अंतिम सप्ताह बहुत मुश्किल होता है, बहुत, क्योंकि करीब करीब पैसा उनके हाथ से ख़त्म हो चुका होता है। घर की ज़रूरतें जो होती है वो तो होती ही है, और ऐसे में मेहमानों का आ जाना यानी खर्चों का बढ़ जाना, तो वो इन बातों में अपनी बेबसी बता रहे हैं। और मैंने जो कहा वो क्या मुझ पर उतना ही लागू नहीं? आखिर मैं भी तो किसी का अतिथि होता हूँ। लेखक अंत में अपनी बात को विराम देते हुए कहते हैं कि मैंने इतना सब कुछ जो कहा है आपको, वह मेरे ऊपर भी तो लागू होता है, यानी कि मेरे ऊपर वो लागू है। मैं भी जिस तरीके से लोग बाग मेरे घर मेहमान बनकर आते हैं, मैं भी तो मेहमान बनकर जाता हूँ, तो मुझे भी इस बारे में सोचना चाहिए। लेखक कहते हैं कि जिस तरीके से मैं मेहमानों के आने से दुखी होता हूँ, हो सकता है कि मेरे जाने से भी मेरे मेज़बान इतना ही दुखी होते हों। इस पूरे हास्य व्यंग्य के पीछे लेखक जो कहना चाहता है वो ये कि आज का समय परिवर्तित हो चुका है, लेकिन हमारे संस्कार परिवर्तित नहीं हुए हैं। वही जो स्थिति है अतिथि देवो भव वाली, मेहमानों को भगवान मानने की, तो इसमें चाहे हमारे घर जो मेहमान आए वो, या हम जब भी कहीं मेहमान बनकर जाएं, तब हमें सामने वाले की स्थिति को समझकर, बहुत सोच समझकर तो कहीं जाना चाहिए, और जाएं तो अपनी इच्छाएं, अपनी सुविधाएं सामने वाले पर थोपनी नहीं चाहिए। जहाँ जैसा जो मिले उसी में हमें खुश रहना चाहिए। मुझे यकीन है कि आपको निश्चित तौर पर ये पाठ अच्छा लगा होगा। एक बार इस पाठ की रीडिंग अवश्य करना, क्योंकि जब अब मैंने पाठ समझा दिया है तो आपको इसके बीच बीच के व्यंग समझ में आएंगे कि लेखक हंसते हुए टेढ़ी बात कर रहा है। तो आपको ये पाठ पढ़ने में बहुत मज़ा आने वाला है। आप इस पाठ को ज़रूर पढ़ें और समझने की कोशिश करें। कहीं कोई परेशानी रह गई हो तो मुझसे बात अवश्य करें।